हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू स्टडी डाइव। एचपी टेट का आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसी से रिलेटेड हम इन डेज़ में प्रेपरेशन करेंगे, जिसमें ये वाली वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स के सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड ऑप्टिकल आई एंड रिफ्लेक्शन का एक चैप्टर है आपको, वहाँ से ही रिलेटेड इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डेली बेसिस पे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ विद ए फोर्स विच इज इक्वल टू। एक बॉडी है जिसका मास दे रखा है, मतलब एम हमारे पास गिवन है 1 kg, और फोर्स निकालनी है। तो फोर्स जब निकालनी है, एम दे रखा है और अट्रैक्ट कर रही है उसको अर्थ, मतलब हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन भी दिया है। वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड रहती है। तो यहाँ पे फोर्स का एक फार्मूला आता है एम ए। फोर्स इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास 1 kg दे रखा है, एक्सेलेरेशन 9.8 दे रखी है, और फोर्स की यूनिट न्यूटन है, तो 9.8 न्यूटन हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, वहाँ से ही फार्मूला हम ड्रॉ करते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए, न्यूटन के तीनों लॉ पता होना चाहिए, और उसमें जो भी फार्मूलाज यूज किए गए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। ये जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे वाटर को बॉईल करके जो स्टीम है उसका यूज़ किया जाता है, और उस स्टीम की वजह से जो टरबाइन है वो ड्राइव होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। बट यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि इन उन स्टीमर्स को रोटेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, या जो वाटर है उसको बॉईल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? फॉसिल फ्यूल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द गिवन इज कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस या गोबर गैस जो है उसके कौन से कंपोनेंट होते हैं? उसमें अलग अलग कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिनमें से एक मीथेन है। मीथेन जो है वो बायोगैस में 50 to 75% प्रेजेंट रहता है। बट इसके अलावा जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है, ये भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो जो भी आपके पास ऑप्शन में दिया हो उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर चूज कर सकते हो, जैसे इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द गिवन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? मूविंग एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कहाँ पे कन्वर्ट होती है? टाइडल में, हाइड्रो में, विंड एनर्जी में। तो टाइडल में टाइड्स का यूज किया जाता है, और उन टाइड्स की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। हाइड्रो में वाटर का यूज़ किया जाता है, विंड में एयर का यूज़ किया जाता है, या विंड का यूज़ किया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज ही इसका आंसर आ जाएगा। सभी में इनकी जो भी काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव ही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द गिवन इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब एक बार आपने यूज कर लिया तो दोबारा से उसका यूज नहीं कर सकते, जैसा कि आपका आ गया कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इसको एक बार यूज़ कर लिया तो ऐसा थोड़ा ना कि दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं। और ये किससे मिलते हैं? हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं ये हमारे, है ना। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? बहुत सालों तक जो जितने भी डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो धरती के नीचे दब जाते हैं, और उसके अंदर अलग अलग चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। तो इन्हें एक बार यूज़ कर लेंगे तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं। जबकि वुड है, प्लांट है, आप दोबारा से प्लांट लगा सकते हो। सन एंड विंड है, ये सारे नॉन सॉरी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, दोबारा से आप इनका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन हैपन्स बिकॉज। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था कि एसिड रेन किसकी वजह से होती है। तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जब आप उनको बर्न करते हो तो उनके जो ऑक्साइड्स हैं, कार्बन के ऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन या सल्फर के, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो रेन है उसके वाटर की एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसे हम किसका नाम दे देते हैं? एसिड रेन का। और जिसका असर किस पे पड़ता है? हमारे फसलों पे पड़ सकता है। मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे ताजमहल जो है वो खराब हो रहा है, उसका रंग पीला या काला सा पड़ता जा रहा है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? एसिड रेन रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए मतलब एक रीज़न ये भी है कि हमें फॉसिल फ्यूल्स का कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है? एसिड रेन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है? तो जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है ना, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। एनिमल्स हैं, उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? या तो वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनका फूड दूसरे एनिमल्स हैं, या प्लांट्स हैं। और हम लोग जो हैं वो फूड के लिए प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, है ना। तो मतलब हम एनिमल्स हो गए या ह्यूमन बींग्स हो गए, वो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए। और प्लांट किस पे डिपेंड कर रहे हैं? सनलाइट पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तभी हो पाएगी, वो अपना खाना तभी बना पाएंगे जब सनलाइट उन्हें मिलेगी। तो मतलब अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा आ जाता है? सन। सन नहीं होगा तो ना प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, प्लांट्स नहीं होंगे तो आगे भी हमें फूड नहीं मिल पाएगा, ना आगे हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी, है ना। तो इस अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन इज नॉट द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज पारंपरिक सोर्सेज नहीं है, मतलब हमेशा से एज ए फ्यूल हम या एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इनको यूज़ नहीं करते थे। तो सोलर गैस को हमेशा से नहीं यूज़ करते थे, पहले हम सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स या बायोगैस वगैरह या वेजिटेबल वेट्स का ही यूज़ करते थे। बट ये जो है वो नॉन कन्वेंशनल, मतलब नया नया हमने यूज़ करना शुरू किया है। सोलर एनर्जी होगी, जैसे विंड एनर्जी वगैरह होगी, है ना। तो सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है, मतलब नॉट पूछा है ना यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज मेजर्ड बाय। अगर फ्यूल की क्वालिटी को मेजर करना है तो उसकी क्वालिटी को हम किससे मेजर करते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू से। कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसे हमें ये पता चलता है कि विदाउट फ्यूल को वेस्ट किए बिना ही वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो पाए? बर्न हो पाए, है ना। ज़्यादा वेस्ट ना हो बर्निंग में फ्यूल, उसका यूज़ ज़्यादा हो पाए, मतलब उसे हमें हीट ज़्यादा मिल पाए। तो जैसे कि इससे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एलपीजी का एज ए कुकिंग गैस क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सीएनजी। नेक्स्ट है द पॉपुलर नेम ऑफ बायोगैस। तो ये पीछे भी मैंने बताया, जो गोबर गैस है उसी को क्या बोला जाता है? बायोगैस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज। अब हमारा जो ह्यूमन आई है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो अगर रेटिना ऑफ ह्यूमन आई की बात करें तो वो एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बना पाता है। 20 का राइट आंसर आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज काउज ड्यू टू। हमारी जो ह्यूमन आई है उसमें की फोकल लेंथ में जो चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है? सिलियरी मसल्स जो हैं उसकी वजह से हमारी फोकल ह्यूमन आई की फोकल लेंथ में चेंज होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन। तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, लीस्ट हम कितना देख पाते हैं? 25 सेंटीमीटर तक ही हम देख पाते हैं, बिल्कुल नज़दीक ही ले आए आंखों के। जैसे बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो तो इतना हम नहीं देख पाएंगे, एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा, तभी हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है द लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट ऑन रेटिना एंड इज सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज। अब ये जो सेंसिटिविटी है लाइट की, इसके लिए कोन और रॉड सेल्स दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोन सेल्स की वजह से हम डे लाइट में देख पाते हैं और रॉड सेल्स की वजह से हम नाइट में देख पाते हैं। तो जैसे अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रॉड सेल्स की कमी हो जाती है, और जिससे हमें नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी रोग होता है, मतलब रात को नहीं दिख पाता। और ऐसे ही कोन सेल्स की कमी हो जाए तो दिन में हम कलर्स नहीं देख पाएंगे, तो मतलब उससे कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है आपको, ठीक है। तो कोन एंड रॉड सेल्स दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं इसके लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग, डस्ट और स्मोक। जैसे कोई एरिया जहाँ बहुत ज़्यादा फॉगी हो, डस्ट हो, है ना, स्मोक पड़ी हो, तो वहाँ पे डेंजर्स के लिए जो सिग्नल डेंजर सिग्नल्स के लिए जिस कलर का यूज़ किया जाता है वो रेड कलर है। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम स्कैटर्ड करता है ना, दूर से ही आने वालों को दिख सकता है कि यहाँ पे कुछ डेंजर है, क्योंकि रेड जो है वो दूर से दिखता है। इसके बजाय अगर हम वायलेट का यूज़ करें, वो मोस्ट स्कैटर्ड करता है, सबसे ज़्यादा वायलेट कलर स्कैटर्ड करता है ना। वेब क्योर आप पढ़ते हो ना इस तरह से। तो रेड जो है वो सबसे कम, और इससे नीचे की तरफ को फिर ज़्यादा होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी स्कैटरिंग। तो वॉयलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा। नेक्स्ट है द कलर लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज। जो एक प्रिज्म है, जब उससे हम एक वाइट लाइट को पास करते हैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर जो 7 कलर्स हैं उनमें डिवाइड हो जाती है ना, रिफ्लेक्शन हो जाता है, डिस्पर्सन और प्रिज्म हो जाता है। तो इसमें जो है
वो इस तरह से आप पढ़ते होंगे विबग्योर इसी तरह से। तो इसमें जो वॉयलेट है वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, मोस्ट रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा वॉयलेट। और लीस्ट रिफ्लेक्शन की बात करें तो रेड आ जाएगा। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं कि जब वाइट लाइट पास होती है एक प्रिज्म से, है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किस कलर का बनता है, तो उसका आंसर भी वायलेट बनेगा। और लीस्ट पूछा तो रेड का बनेगा। ठीक है, और जैसे भी बाकी कलर्स दिए हैं उन्होंने, तो विबग्योर नीचे से ऊपर की तरफ को इस तरह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट एंटर्स आई थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड। जब एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से लाइट एंटर करती है, उस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं कॉर्निया। ए इसका राइट आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ ग्लास प्रिज्म इज ओनली टू सेपरेट द 7 कलर्स ऑफ। तो जो भी चाहे वाइट लाइट हो, सनलाइट हो, बल्ब की लाइट हो, ये सभी को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में सेपरेट कर सकती है अगर एक प्रिज्म से हम पास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ आई दैट इज ए मैसेंजर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स फ्रॉम आई टू ब्रेन। जैसे हमारी आई कोई चीज़ देखेगी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल वो ब्रेन को भेजती है, और किसकी वजह से हो पाता है, ऑप्टिक नर्व की वजह से होता है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, फॉर ए यंग अडल्ट विद ए नॉर्मल विजन द फार पॉइंट इज। तो इसका क्वेश्चन आपको पता है कितना दूर तक आप देख पाते हो, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।